ग्लोबल सॉल्यूशंस चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय के अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाएं की प्रश्न बैंक में दिए गए प्रश्नों का हल करेंगे। अध्याय के पहले कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 का पहला प्रश्न है, राजा हरि सिंह कहाँ के राजा थे? राजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के राजा थे। उनका जन्म 21 सितंबर 1895 में जम्मू में हुआ था तथा निधन 26 अप्रैल 1961 को मुंबई में हुआ था। स्वायत्त क्या है? प्रश्न बैंक में लिखा स्वायत्त क्या है? तो स्वायत्त रहेगा ये शब्द। सामान्य शब्दों में स्वयं पर स्वयं के अधिकार के भाव को ही स्वायत्त कहा जा सकता है। विकास अथवा सदाचार, राजनीतिक और जीवन नीति दर्शन शास्त्र में स्वायत्तता उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है। स्वायत्त संगठन अथवा संस्थाएं स्वतंत्र और स्वशासी होती है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। तो केंद्र शासित राज्यों के नाम है राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख। अगला प्रश्न है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए किस आंदोलन से संबंधित था? उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए द्रविड़ आंदोलन से संबंधित था। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। विद्यार्थियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो सब आपको लगातार मिलते रहे। अगला प्रश्न है, ईवी रामास्वामी किस मत के समर्थक थे? ईवी रामास्वामी उनीश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे। इनका जन्म 1879 में हुआ था और वे जाति विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वह विश्वास है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति आदि के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर तेजी से बोले जा रहे हैं, आप वीडियो रोक कर प्रश्नों के उत्तर नोट कर सकते हैं। पूर्वोत्तर की 7 बहनों के नाम लिखिए। या पूर्वोत्तर की 7 बहनों के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है? उत्तर लिखेंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बैंक में प्रश्न क्रमांक 7 है जो दीर्घ उत्तरीय है। कम से कम 120 शब्द सीमा, 4 अंकों के प्रश्न हो सकते हैं ये। पहला प्रश्न है, क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर लिखेंगे विद्यार्थी, ध्यान से सुनिए प्रश्नों के उत्तर। भारत में क्षेत्रवाद एक बहुआयामी घटना है क्योंकि यह भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और मानस कारकों का जटिल समामेलन है। भारत में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारक, यानी कारण भी कह सकते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक सीमाओं के आधार पर क्षेत्रीय अभिविन्यास एक विशेष क्षेत्र के निवासियों से संबंधित है जो प्रतीकात्मक है, कम से कम भारतीय संदर्भ में। भौगोलिक सीमाओं के साथ भाषाई वितरण के कारण यह अधिक है। निपटान पैटर्न में अंतर के साथ स्थलाकृतिक और जलवायु परिवर्तन लोगों में परिवर्तन की अवधारणा को प्रेरित करते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक। भारतीय परिदृश्य में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारकों को क्षेत्रवाद की घटना के प्रमुख घटक माना जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटक सांस्कृतिक विरासत, लोक कथाओं, मिथकों, प्रतीकवाद और ऐतिहासिक परंपराओं के माध्यम से क्षेत्रीयता की व्याख्या करते हैं। एक विशेष सांस्कृतिक समूह के लोग स्थानीय नायकों की नेक कामों और शानदार उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हैं, फिर भी अचानक राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताएं जिन्हें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यों को के दायरे में कवर किया जा सकता है। अगला है जाति और क्षेत्र। भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था और धर्म क्षेत्रीयता पैदा करने में एक मामूली भूमिका निभाते हैं। केवल जब जाति को भाषाई प्रभाव या धर्म के साथ जोड़ा जाता है तो यह क्षेत्रीय भावना का कारण हो सकता है। इस तरह से जो धर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं कि सिवाय इसके कि जब इसे भाषाई समरूपता के साथ जोड़ा जाए या रूढ़िवाद पर आधारित या आर्थिक प्रभाव के साथ जोड़ा जाए। हालांकि क्षेत्रीयता आमतौर पर एक धर्मनिरपेक्ष घटना है जो सापेक्ष अर्थ में है और वह जाति की संबद्धता या धार्मिक निष्ठाओं को काट सकती है। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। वर्तमान समय में देश के विभिन्न हिस्सों में असमान विकास को क्षेत्रीयता और अलगाववाद के प्रमुख कारण के रूप में माना जा सकता है। देश के कुछ ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों, कारखानों की पर्याप्त स्थापना हुई, शैक्षिक स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से प्रदान की गई, संचार शोध कार्य विकसित किए गए,
कृषि विकास संभव हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में स्वतंत्रता का मूल्य अभी तक महसूस नहीं कर पाए या नहीं किया जा सका इन क्षेत्रों में। बेशक प्रशासन, व्यापार और वाणिज्य उद्देश्य के लिए इनकी उपयुक्तता के कारण इस तरह के व्यापक क्षेत्र के बदलाव के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन आज़ादी के बाद के युग में औद्योगिक कृषि से भी अधिक आर्थिक विकास के मामले में क्षेत्रीय संतुलन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे। इस असमानता ने उपेक्षित क्षेत्रों के निवासियों के बीच अभाव की भावना पैदा की है। इसने अलग राज्य जैसे बोडोलैंड या झारखंड भूमि, उत्तराखंड आदि की मांग में खुद को प्रकट किया है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रशासनिक कार्य। राजनीतिक दल, विशेष रूप से क्षेत्रीय राजनीतिक दल के और साथ ही स्थानीय नेता क्षेत्रीय भावनाओं के अभाव का फायदा उठाते हैं और इन्हें अपनी गुट समर्थन के आधारों को मजबूत करने के लिए परिवर्तित करते हैं। वे अपनी चुनावी घोषणा पत्र में क्षेत्रीय समस्याओं को जगह देते हैं और राजनीति को क्षेत्रीय विकास का वादा करते हैं, और भविष्य में यह कृत्य क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम क्षेत्रवाद के बारे में लिखेंगे, फिर पृथकतावाद के बारे में। तो पहला है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस क्षेत्र या उस छोटे से क्षेत्र से जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है, अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। भारत में क्षेत्रवाद एक बहुआयामी घटना है, क्योंकि यह भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और मानस कारकों का एक सम्मेलन है। अब पृथकतावाद के बारे में लिखेंगे। पृथकतावाद अपने क्षेत्र विशेष के अधिकारों, विशेष या अतिरिक्त मांगों की भावना से जब बाहरी बनाम भीतरी का भाव अधिक संकीर्ण रूप धारण कर लेता है और यह भाव क्षेत्र बनाम राष्ट्र हो जाता है, जो किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, तो पृथक्करण की भावना पैदा हो जाती है। भारत सहित दुनिया के कई क्षेत्रों में या देशों में क्षेत्रवाद की मानसिकता को लेकर वहाँ के निवासी स्वयं को विशिष्ट मानते व अन्य राज्यों के लोगों से अधिक अधिकारों की मांग मनवाने के लिए दबाव डालने का प्रयास करते हैं या दबाव डालने का कृत्य करते हैं। कई बार इस प्रकार की कोशिशों का नतीजा हिंसा के रूप में सामने आता है। इस प्रकार जब किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में क्षेत्रीयता की भावना तीव्र होने लगती है तथा राष्ट्र से अलग होने की भावना पैदा होती है, तो इसे ही पृथकतावाद कहा जा सकता है या कहा जाता है। प्रश्नों के उत्तर बड़ी तेज़ी से बोले जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक कर या स्पीड कम करके भी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, समझाइए। राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ है राष्ट्र की भूमि के हर भाग को सुरक्षा प्रदान करना, देश को बांटने वाले विदेशी आक्रमण या षड्यंत्र को विफल बनाना और आंतरिक एकजुटता बनाए रखना, यही राष्ट्रीय अखंडता की भावना है। भारतवासियों को हर कीमत पर राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। आज भारत के अस्तित्व और सुरक्षा को गंभीर चुनौतियां भीतर और बाहर दोनों से, भीतर से प्रादेशिक संकीर्णता, धार्मिक असहिष्णुता, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातीय संघर्ष, स्वार्थपूर्ण राजनीति देश को विखंडन की ओर ले जा रही है। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना परम आवश्यक है। इसे हम बिंदुओं द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। पहली हेडिंग लिखेंगे हम, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए। शांति और सौहार्द के बिना देश का शासन संचालन संभव नहीं है। किसी भी देश में शासन संचालन और अन्य गतिविधियां केवल शांति सौहार्द के माहौल में ही संभव है। प्रत्येक शासन को चाहिए कि वह अपने देश में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखे, जिसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय अखंडता का उचित ढंग से सम्मान किया जाए और उसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। सेकंड पॉइंट है विकास के लिए। देश का विकास तभी संभव है जब शांति और सौहार्द का माहौल हो, और शांति और सौहार्द बनाने के लिए राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना परम आवश्यक है। अशांति, हिंसक माहौल में विकास होना संभव नहीं है। विकास चाहे औद्योगिक हो, राजनीतिक, शैक्षिक या किसी भी प्रकार का हो, विकास के लिए देश में एकता और अखंडता का माहौल होना परम आवश्यक है। विद्यार्थियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रश्नों के उत्तर आपको प्रॉपर मिलते रहे समय समय पर। अगला पॉइंट है मानवीय गुणों के विकास के लिए। राज्य के नागरिकों का विकास तभी हो सकता है जब उनमें परंपरागत प्राकृतिक गुणों का पर्याप्त विकास हो सके। देश की अखंडता, एकता स्थापित करने में करने से नागरिकों को अपने विकास के लिए पर्याप्त व समुचित वातावरण उपलब्ध होता है। एक अच्छा नागरिक ही एक अच्छा राष्ट्र निर्माणकर्ता होता है। अतः परम आवश्यक है कि मानवीय गुणों का पर्याप्त विकास हो। देश की अखंडता की स्थिति में मानव को अपने सभी प्रकार के चारित्रिक गुणों का विकास का पर्याप्त अवसर व परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है।
फोर्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हेतु शांतिपूर्ण वातावरण, लोकतंत्र की स्थापना और समुचित प्रशासनिक व्यवस्था ही राष्ट्र का गौरव बढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन राज्य अथवा देशों की स्थिति अन्य लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था वाले राज्यों के मुकाबले भिन्न है, जहाँ राष्ट्रीय अखंडता खतरे की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हेतु देश की अखंडता को बनाए रखना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है गोवा मुक्ति आंदोलन की व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखेंगे हम। जब भारत के बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज शासन कर रहे थे तब गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का शासन था। यह संघर्ष 19वीं शताब्दी में ही छोटे स्तर पर आरंभ हो चुका था, लेकिन 1940 से 61 के बीच बहुत प्रबल आंदोलन के रूप में परिणित हो गया। 15 जुलाई 1583 को कंकुली में पुर्तगालियों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था। इसके बाद 1788 ईस्वी में पिंटू विद्रोह आदि ने गोवा के मुक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसी क्रम में गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी टी.बी. कुन्हा ने साल 1928 में गोवा एक्शन कमेटी बनाई, जिसने गोवा की आज़ादी के लिए सत्याग्रह और जनता के माध्यम से जन जागरण किया। गोवा मुक्ति आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंततः दिसंबर 1961 में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने मिलकर गोवा को मुक्त करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है, समझाइए। उत्तर लिखेंगे हम। क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है, इसे निम्न बिंदुओं से आसानी से समझा जा सकता है। पहला लिखेंगे कि देश की एकता अखंडता के लिए खतरा। देश की एकता और अखंडता को भंग करने का प्रमुख कारण क्षेत्रीय आंदोलन हो सकते हैं। क्षेत्र विशेष के लिए ही की गई विशेष मांगें वहाँ के निवासियों के मन में राष्ट्र के विरुद्ध दूषित भाव पैदा कर सकती है, जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ने की पूरी संभावना बनी रहती है। पूर्व के अनुभव इसी बात या खतरे की ओर इशारा करते हैं कि क्षेत्रीय आंदोलन ने देश की एकता अखंडता को सदैव ही खतरे में डाला। इसलिए प्रत्येक प्रशासनिक व्यवस्था का परम कर्तव्य होता है कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय आंदोलन के निपटारा करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, शांति भंग होने की पूर्ण संभावना। क्षेत्रीय आंदोलन के कारण देश में शांति और अव्यवस्था की संभावना बनी रहती है। क्षेत्रीय आंदोलन के माध्यम से कूटनीतिक चालाक राजनीतिज्ञ क्षेत्र विशेष के लोगों के मन में संकीर्णता की भावना उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वहाँ के निवासी अपनी मांगों के लिए आंदोलनरत हो जाते हैं, जिसके कारण शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देश की एकता अखंडता को भी बनाए रखने के लिए शांति स्थापित करना परम आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंसा को बढ़ावा। क्षेत्रीय आंदोलन हिंसा को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रीय आंदोलनों के कारण आम नागरिक हिंसा पर उतारू हो जाता है। अपनी उचित अथवा अनुचित मांगों के लिए आंदोलनरत नागरिक हिंसक तरीकों को अपनाने लगता है, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। हिंसा किसी भी बात का अथवा समस्या का समाधान नहीं हो सकती। हिंसक समाज विकास के मार्ग में बाधक होता है, सहयोग बिल्कुल नहीं दे सकता। हिंसा विकास के मार्ग में सबसे बड़ा कारण है। विकास की पहली सीढ़ी शांतिमय वातावरण है, किंतु क्षेत्रीय आंदोलन अपने चरम स्तर पर पहुंचकर हिंसा का मार्ग अपना लेते हैं और जिससे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। चौथा पॉइंट है क्षेत्र विशेष को बढ़ावा। क्षेत्रीय आंदोलनों के दबाव में सरकारें उन क्षेत्र विशेष के लिए विशेष प्रबंध परिस्थिति निर्मित करती है, जिससे क्षेत्र विशेष को विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए विशेष परिस्थिति अथवा सहयोग मिल जाता है। क्षेत्र विशेष को बढ़ावा मिलने के कारण अन्य क्षेत्र पिछड़ जाते हैं, जिससे असंतुलन पैदा होता है और विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अगला पॉइंट है मानव अर्थात नागरिक विकास अवरुद्ध होता है। क्षेत्रीय आंदोलन के कारण मानव मतलब कि नागरिक अपने मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर वृहत्त मांगों पर जोर देता है, जिससे एक नागरिक के लिए आवश्यक मूलभूत मांगें पीछे छूट जाती है। इन आधारभूत आवश्यकताओं के अभाव में मानव अथवा नागरिक के विकास के लिए उचित परिस्थितियाँ नहीं बन पाती और मानव का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जब एक नागरिक अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता तो इसका सीधा असर राज्य अथवा देश के विकास पर पड़ता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतीय गणराज्यों के नाम व राजधानियों के नाम लिखिए। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर देश के राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम दिए हुए, आप इन्हें कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय आकांक्षाएं से क्या आशय, समझाइए। उत्तर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव व अपनत्व की भावना है। क्षेत्रवाद एक बहुआयामी घटना है, क्योंकि यह भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और मानस कारकों का एक जटिल समामेलन है। सामान्य शब्दों में एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टता आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांगों को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय असंतुलन का क्या अर्थ है, समझाइए। भारत में प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इसमें कई राज्य विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं और कई तरह से पीछे रह गए हैं। भारत में ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तरों पर लोगों के जीवन स्तर में व्यापक अंतर देखा जा सकता है। भारत में आर्थिक असमानता क्षेत्रीय असमानता का अभिप्राय देश के विभिन्न राज्यों के आर्थिक तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर में पाई जाने वाली असमानता है। देश के कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के
आर्थिक विकास की दर एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। तो कई राज्य इन मामलों में काफ़ी पीछे रह गए हैं, जिसका सीधा असर वहाँ के आम नागरिकों के जीवन स्तर पर दिखाई पड़ता है। क्षेत्रीय असंतुलन के कई संकेतक हैं, जैसे साक्षरता दर में भिन्नता, आर्थिक विकास में भिन्नता, संपत्ति का समान वितरण, औद्योगिक विकास में भिन्नता, मृत्यु दर में भिन्नता आदि। अगला प्रश्न है, अलगाववादी आंदोलन क्या है, समझाइए। अलगाववादी आंदोलन की एक व्यापक परिभाषा यह है कि वह किसी बड़े समूह के सांस्कृतिक, जातीय, आदिवासी, धार्मिक, नस्लीय, सरकारी या लैंगिक अलगाव की स्थिति की मांगे है। अतः जो लोग देश के किसी हिस्से को अलग करना चाहते हैं उन्हें अलगाववादी कहा जाता है, और ऐसी सोच या धारणा रखने वाले लोगों द्वारा अपनी अनुचित मांगों के लिए किए जाने वाले आंदोलन अलगाववादी आंदोलन कहे जाते हैं। ऐसे समूहों का मानना है कि प्रमुख समूह के साथ एकीकरण का प्रयास उनकी पहचान और अधिक आत्मनिर्णय को आगे बढ़ाने की क्षमता से समझौता करते हैं। अलगाववादी आंदोलन को प्रेरणा देने में राजनीतिक और आर्थिक कारक प्रमुख होते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक में दिए सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपको दिए जा चुके हैं। प्रश्न बैंक में प्रश्नों के पहले कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, जिन्हें आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे इस अध्याय के शुरू में दिए हुए शॉर्ट नोट्स में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसके कारण, क्षेत्रवाद के बारे में लिखा हुआ है। यह एक अति महत्वपूर्ण हेडिंग आपको दिख रही है चौथे नंबर पर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखें। पिछले वर्ष यह प्रश्न परीक्षा में आया था कि 1980 के बाद अकाली दल पर उपस्थित लोगों का नियंत्रण हो गया और उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। सरकार ने जनवरी 1984 में अपराधियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की। इसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। यही आगे हेडिंग है, पंजाब समझौता, पूर्वोत्तर भारत। इसे अच्छे से आप अध्ययन कर लें। यहाँ आपको हेडिंग दिख रही होगी, AASU। 1979 में असम के छात्र संगठन ने बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चलाया। यह लिखा हुआ आसू का मतलब होता है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन यह छात्रों ने चलाया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे एवं मतदाता सूची में नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे उनको सबको असम से बाहर किया जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन इस आंदोलन को मिला। इसी प्रकार यह द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बारे में लिखा है कि दक्षिण भारत में इस आंदोलन का क्षेत्र तमिल समाज सुधारक EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने किया। इस आंदोलन ने उत्तर भारत की राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व, हिंदी भाषा का विरोध तथा क्षेत्र का गौरव बढ़ाने पर जोर दिया। इसे दूसरे राज्यों में समर्थन न मिलने पर यह तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया। इसी प्रकार यह सिक्किम के बारे में भी दिया हुआ है कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा व विदेश मामले अपने पास रखे और राजा चोग्याल को आंतरिक प्रशासन के अधिकार दिए, परंतु राजा जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को नहीं समझ सका और 1975 में संविधान सभा ने सिक्किम को भारत में मिलाने का प्रस्ताव पास करके जनमत संग्रह कराया, जिससे जनता ने सहमति प्रदान की और भारत सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। विद्यार्थियों, दिए हुए प्रश्नों के सभी उत्तरों का अच्छे से अध्ययन करें। प्रश्न बैंक में जितने प्रश्न दिए थे सभी का यहाँ पर समाधान किया जा चुका है। साथ ही आप शुरुआत में दिए हुए इन नोट्स का भी अच्छे से अध्ययन करें। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, प्रश्न बैंक में दिए हुए सभी प्रश्नों के समाधान के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।